Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World, and today we are doing hire purchase deed. We would understand what exactly the hire purchase deed is. We would understand how can it be terminated, and we would understand the conditions along with it. So let's understand what does it say firstly. It says that hire purchase deeds जो होता है basically facilitates to acquire an asset to purchaser who is unable to pay the full price of the asset at one time lump sum. तो बेसिकली एक ऐसा बायर है जो लमसम अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है, तो ही वुड गो विद द हायर परचेज अग्रीमेंट्स. बेसिकली हायर परचेज अग्रीमेंट में होता क्या है, हायरर है. हायरर कौन होगा? हायरर वो होगा जो हायर कर रहा है, मतलब जो गुड्स लेना चाह रहा है बट पे नहीं कर पा रहा है एक साथ. ओनर कौन होगा? जो गुड्स देगा बेसिकली. और तो बेसिकली होगा क्या इसमें, ओनर जो है उसका गुड्स होगा, हायरर जो है उसको डाउन पेमेंट करेगा, लेट्स से 20 to 25%, और हायरर जो है उसको डाउन पेमेंट करेगा और इंस्टॉलमेंट देगा. अब इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है. और ओनर जो है वो उसको गुड्स दे देगा हायर पे. अब हायरर के दो राइट्स होंगे यहाँ पे कि हायरर जो है वो रिट एट दी, मतलब जब उसका इंस्टॉलमेंट पूरा पे करके हो जाएगा या नहीं भी हो, कभी भी वो गुड्स को रिटर्न करने का राइट रख सकता है. और जब उसने सारा इंस्टॉलमेंट पे कर लिया हो तो फिर वो ऑप्शन है हायरर के पास कि वो गुड्स को बाय भी कर सकता है. ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है कि उसको वो गुड्स बाय ही करना है. ही हैज़ एन ऑप्शन टू बाय द गुड्स टू बाय पेइंग सम नॉमिनल चार्जेस. We would see what exactly the minimum payment in the upcoming this thing. Let's understand deed of hire purchase agreement. Deed of hire purchase agreement क्या होता है, deed क्या होता है इसके लिए. सो इन द फॉर्म ऑफ एन अग्रीमेंट होता है. बेसिकली अंडरस्टैंड वन थिंग, ये अग्रीमेंट क्यों है, क्योंकि प्रॉमिस टू पे, ये अग्रीमेंट इसीलिए है क्योंकि ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, समवेयर फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पे करने वाला एक साथ नहीं किया, इसलिए अग्रीमेंट होता है. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट. कंडीशंस अग्रीड अपॉन सेलर, की सारे कंडीशन जो है वो अग्री किए हुए हैं बिटवीन सेलर एंड दी हायरर शुड बी इन अग्रीमेंट. तो बेसिकली जो भी कंडीशंस होंगे सेलर और हायरर के वो अग्रीमेंट में होंगे. Treated as an act of bailment and the provision of contract act are available to protect the rights. तो बेसिकली यू हैव ऑल स्टडीड बेलमेंट इन CS एग्जीक्यूटिव. बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट मतलब सेम ट्रीटमेंट होता है कि आप गुड्स हायर पे ले रहे हो और एट द एंड ऑफ द आफ्टर लाइक पेइंग इंस्टॉलमेंट, एट द एंड यू गॉट एन ऑप्शन टू परचेज द पर्टिकुलर गुड. सो दिस इज़ वाई इट सेज दैट इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ बेलमेंट. और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के राइट्स आपको मिलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी प्रोटेक्ट करेगा जब आपने ये ड्राफ्ट किया है इन कन्फर्मिटी विद प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो अभी अभी हमने क्या देखा, डीड ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट, ये इन दी फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट होता है. उस अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं जो कि म्यूचुअली अंडरस्टूड होते बाय सेलर एंड हायरर. सेलर एंड हायरर इन दी अग्रीमेंट, ये जो होते हैं बेसिकली कंडीशंस, वो एज अ बेलमेंट भी हम कंसिडर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है वो आपको एक समवेयर और देयर राइट देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट. बट इट शुड बी ड्राफ्ट, बट लेकिन ये प्रोटेक्शन कब देगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जब आप जो डीड बना रहे हो वो इन कन्फर्मिटी विथ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना रहे हो. नाउ फर्दर इट शुड नॉट अमाउंट टू एन अग्रीमेंट टू बाय. ये अग्रीमेंट टू बाय नहीं है, ये अग्रीमेंट टू ये इट शुड ओनली गिव दी हायरर एन ऑप्शन टू परचेज. ये कोई अग्रीमेंट टू बाय नहीं है, ये ऑप्शन दे रहा है. अग्रीमेंट ऑप्शन दे रहा है बायर को परचेज करने के लिए. इंस्टॉलमेंट गुड शेल नॉट पास टू दी हायरर अंटिल ऑल इंस्टॉलमेंट पेड. जब तक आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दिए तब तक आपको गुड्स, आप बोलोगे मुझे गुड्स खरीदना है, तो वैसा नहीं होगा. सारे इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद यू हैव एन ऑप्शन की मिनिमम पेमेंट करके आप उस गुड्स को खरीद लो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मिनिमम पेमेंट क्या होता है. जो टोटल प्राइस है उस गुड्स का, उसका 50% लेना है. लेट्स से 1 लाख का गुड्स है, उसका 50,000 ले लिया, इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट जो अभी आप पे कर चुके हो. तो 50,000 लिया मैंने इंस्टॉलमेंट, लेट्स से मैं 40,000 पे कर चुके हो. अब वो मुझे गुड्स चाहिए तो मैं 10,000 और मिनिमम पेमेंट फीस देके वो गुड्स को ले सकती हूँ. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ टाइप्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट. तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स. इसमें क्या होता है देखना, हायरर जो है वो बैलेंस प्राइस नहीं पे कर पा रहा है ओनर को, इसलिए फाइनेंशियर जो है वो बीच में आ रहा है. अब फाइनेंशियर इसे गुड्स लेगा और इसको पैसे दे देगा ऑब्वियसली गुड्स लेके. अब हायर परचेज अग्रीमेंट फाइनेंशियर और हायरर के बीच में हो जाएगा. ये हायरर जो है
अब इसको इंस्टॉलमेंट देने लगेगा, प्लस हायरर हैज़ एन ऑप्शन अगेन टू बाय द गुड्स एट द एंड आफ्टर पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट। और दूसरा ये है कि ये नॉर्मली उस केसेस में होता है जैसे मोबाइल आपने ईएमआई पे ले ली, आपने कोई गाड़ी ईएमआई पे ले ली, आपका है गुड्स, वो सामने वाले का नहीं है, ओनर आप ही हो, कस्टमर हो आप, आपने गुड्स बाय किया ओनर से। और फिर ये है कि क्या लिखा है मैंने, आपने गुड्स बाय किया ओनर से और फाइनेंशियर, हाँ ये ईएमआई वाला सीन कैसा होगा कि आपने ऑब्वियसली एक साथ पूरे पैसे नहीं दे दिया, आपने फाइनेंशियर को लाए बीच में, फाइनेंशियर ने आपने लेट्स से 1 लाख का आईफोन लिया, ठीक है, अब आपके पास आईफोन है, आप यूज़ कर रहे हो और आप ईएमआई पे कर रहे हो फाइनेंशियर को, फाइनेंशियर ने इसको 1 गो में पे कर दिया, 1 लाख का था, अब आपके और फाइनेंशियर के बीच में हायर परचेज अग्रीमेंट हो गया। अगर ये हायर परचेज अग्रीमेंट, और इसमें मोस्टली ना एक गारंटर भी होता है, जनरली देयर इज अ गारंटर हु ऑल्सो साइंस एन अग्रीमेंट एज अ श्योरिटी कि भाई अगर ये तेरे पैसे नहीं लौटाएगा ना तो मैं लौटाऊंगा। अगर आप ईएमआई नहीं, ये हायर परचेज अग्रीमेंट इसलिए होता है कि अगर आप ईएमआई नहीं भर पाओगे या ईएमआई नहीं भर पा रहे हो तो आपका गुड सीज करने का राइट रखता है कौन, फाइनेंशियर। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टैम्प ड्यूटी लगेगा क्या, स्टैम्प ड्यूटी तो लाइबल है, क्या बोला मैंने कि हायर परचेज अग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी तो लगना ही है लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। फिर बोल रहा है दैट हायर परचेज अग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए और साइंड बाय द पार्टीज होना चाहिए। अगर ये नहीं कंप्लाई किया, राइटिंग में नहीं है और पार्टीज का द्वारा साइन नहीं है, तो अग्रीमेंट को ही हम वॉइड मानेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये बोल रहा है दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी साइंड बाय श्योरिटी होना चाहिए। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये यहाँ पर है ना, मैंने बोला था कि ये वाले केस में मोस्टली गारंटर होता है, तो कस्टमर के बिहाफ में गारंटर बोल रहा है भाई कस्टमर नहीं देगा तो मैं दूंगा, टेंशन मत ले। तो ये जो गारंटर है ना, ये डीड को साइन करना चाहिए, तभी तो पुख्ता सबूत होगा ना भाई, यही है गारंटर। सो देखो ना क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर है तो इट शुड बी साइंड बाय द श्योरिटी, अगर साइन नहीं है तो ओनर का ऑप्शन है कि वो वॉइड कर सकता है अग्रीमेंट को, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ओनर। फिर है इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट। तो हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स टू विच अग्रीमेंट रिलेट्स, यहाँ पे क्या बोला था, एवरी हायर परचेज अग्रीमेंट शैल स्टेट। तो हायर परचेज अग्रीमेंट में आपको लिखना क्या है वो है, तो एवरी हायर परचेज अग्रीमेंट शैल इंक्लूड द हायर परचेज प्राइस, क्या है गुड्स का, कितने में आपने गुड्स लिया है, कितना इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो। कैश प्राइस ऑफ द गुड्स क्या होगा, अगर कैश प्राइस में मुझे देना है तो उसका तब प्राइस क्या होगा। कैश प्राइस नॉर्मली आप फ़ोन लेने जाते हो, अगर आप कार्ड के थ्रू पे कर रहे हो तो आपसे 30,000 लेगा, बोलोगे अगर आप मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ पूरा तो आपसे 28,000 लेगा, तो डिफरेंस हो गया ना प्राइस में। तो इसीलिए बोला कि हायर परचेज प्राइस बता दे, और अगर कैश में पे कर रहा है तो कैश प्राइस ऑफ द गुड्स बता दे। फिर है द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट शेल बी डीम टू बी हैव कमेंस, डेट बता दे एग्रीमेंट का। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब कितने इंस्टॉल में आप पूरा का पूरा पेमेंट करने वाले हो वो बता दो। टू whom, हाउ, वेयर, तो वो सब बता दो। फिर है वेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर 1 and 2 विच इज दिस एंड दिस हैज़ नॉट बीन complied, तो हायरर में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर गेटिंग द हायर परचेज अग्रीमेंट रिसाइंडेड एंड द कोर्ट में रिसाइंड इफ डीम फिट। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये हायरर को बोल रहा है कि हायरर में इंस्टीट्यूट सूट फॉर गेटिंग द हायर परचेज अग्रीमेंट रिसाइंडेड। ये क्यों हुआ है देखना जरा, क्या हुआ है इसमें, इस केस में क्या बोला है कि एवरी हायर परचेज अग्रीमेंट शैल स्टेट फॉलोइंग थिंग्स। तो क्या थिंग्स कि गुड्स का प्राइस बताओ, कैश प्राइस बताओ, डेट बताओ, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है। तो समवेयर और दी अदर ये हायरर पे ही है ना चीज़ें, कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है, गुड्स का क्या प्राइस है, क्योंकि गुड्स का प्राइस जानना क्यों जरूरी है, एट द एंड अगर उसको गुड्स परचेस करना हुआ तो उसका 50% लेना है ना यहाँ पे, तो फिर वो पता होना चाहिए ना बेटा। तो वही बोल रहा है कि ये सब अगर नहीं हुआ ना तो हायरर के पास ऑप्शन है कि वो इस डीड को रिसाइन कर सकता है, कैंसिल करवा सकता है, और अगर कोर्ट को लगा डीम फिट तो वो कर भी सकता है। अगर दो या उससे ज़्यादा अग्रीमेंट को हम कब ट्रीट करेंगे एज सिंगल हायर परचेज अग्रीमेंट, तो इसमें बोला है वेयर बाय वर्च्यू ऑफ 2 or more अग्रीमेंट इन राइटिंग none of which by itself constitute a hire purchase agreement। मतलब 2 या उससे ज़्यादा अग्रीमेंट है, इन राइटिंग है, और उसमें से कोई भी हायर परचेज अग्रीमेंट को नहीं, मतलब हायर परचेज अग्रीमेंट जैसा शो नहीं हो रहा है, दैट इज अ बेल, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड द बेलर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स and the requirement of section 3 and section 4 of hire purchase act 1972 are satisfied in relation to such agreement।
So the agreement shall be treated for the purpose of this act as a single hire purchase agreement made at the time when the last agreement was made. Basically this question can come in the exam for 3 marks. देखो ना क्या बोल रहा है कि दो या उससे ज़्यादा अग्रीमेंट ट्रीटेड कब ट्रीट करेंगे हम एज अ सिंगल हायर परचेज अग्रीमेंट. तो ये कब ट्रीट होगा? वेयर बाय वर्च्यू ऑफ 2 और मोर अग्रीमेंट इन राइटिंग, कि 2 या उससे ज़्यादा अग्रीमेंट है, राइटिंग में है, नन ऑफ विच इटसेल्फ, मतलब कोई भी उसमें से जो भी अग्रीमेंट है ऐसा इम्प्लाइड या इम्प्लीकेट नहीं कर रहा है कि वो हायर परचेज अग्रीमेंट है. इन केस हम इन दैट केस हम वो समझेगी कि भाई ये बेलमेंट वाला अग्रीमेंट है. इन दैट केस बेलमेंट को बेलर को ऑप्शन मिलेगा कि एट द एंड वो गुड्स को परचेज कर सकता है, ऑप्शन मिलेगा. और अगेन बेलर को सेक्शन 3 and 4 ऑफ द हायर परचेज एक्ट 1972 को कंप्लाई करना पड़ेगा. सो द अग्रीमेंट शैल बी ट्रीटेड फॉर दिस एक्ट एज अ सिंगल हायर परचेज अग्रीमेंट मेड एट द टाइम व्हेन द लास्ट अग्रीमेंट वाज मेड. फिर है वारंटीज एंड कंडीशन टू बी इम्प्लाइड इन हायर परचेज अग्रीमेंट. तो इम्प्लाइड वारंटी होनी चाहिए. इम्प्लाइड मतलब लिखा हुआ होना चाहिए कि ये वारंटी मिलेगी. इम्प्लाइड एक्सप्रेस्ड होना चाहिए that the hirer enjoy possession of the good. तो बेसिकली इसमें क्या बोला है? वारंटीज एंड कंडीशन टू बी इम्प्लाइड इन हायर परचेज अग्रीमेंट, कि आप क्या वारंटीज देने वाले हो, क्या कंडीशन है, वो आप इम्प्लाई करो ना हायर परचेज अग्रीमेंट में. सो then it says that notwithstanding anything contained in any contract, in every hire purchase agreement there shall be an implied warranty. implied warranty होनी चाहिए. तो कौन सी? तो ये दोनों कि हायरर एंजॉय करेगा पोजेशन ऑफ गुड्स, कि भाई पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास होगा? तो हायरर के पास होगा. गुड्स फ्री है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनकम्बरेंसेज इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी एट द सेम व्हेन द गुड इज पास टू दी हायरर. मतलब कि जब ये गुड्स पास हुआ ना हायरर के पास, तो ये फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेज था. और सेकेंड ये बोला मैंने, वारंटी मिलेगी. पोजेशन ऑफ गुड कौन एंजॉय करेगा? तो हायरर करेगा. फिर एम्प्लाइड कंडीशन है ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर दैट ही हैज़ राइट टू सेल द गुड्स एनी टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू बी पास, कि भाई जब प्रॉपर्टी उसको पास हो जाएगी तो वो गुड्स को बेचे, जो भी करे उसकी मर्जी. फिर है यहाँ पे गुड्स जो हायरर को मिलेगा वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होगा. कोई डिफेक्ट्स होगा तो फिर वे द हायरर हैज़ एग्जामाइंड द गुड्स और सैम्पल देयर ऑफ रिगार्ड डिफेक्ट, तो कुछ डिफेक्ट रहेगा तो हायरर उसको बताएगा. सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया जाएगा हायरर को. ठीक है. फिर है राइट ऑफ हायरर टू टर्मिनेट अग्रीमेंट एनी टाइम. ये किसका राइट है बेटा? ये हायरर का राइट है कि ओनर का राइट है? कौन इधर टर्मिनेट कर रहा है? कौन टर्मिनेट कर रहा है? तो हायरर टर्मिनेट कर रहा है. जिसके पास गुड्स का पोजेशन है, जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो टर्मिनेट करने की बात कर रहा है. देखो क्या बोल रहा है. Hirer at any time before the final payment after giving 14 days का notice in writing and redelivering the goods to the owner terminate कर सकता है हायर परचेज अग्रीमेंट. अगेन मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हायरर जो है 14 डेज का नोटिस देगा. कब देगा? लेकिन उसके पहले उसको गुड्स रीडिलीवर करने पड़ेंगे उसके पास. और फाइनल पेमेंट के पहले, ऐसा नहीं कि आपका फाइनल पेमेंट हो गया और तब आप बोल रहे मुझे कैंसिल करना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगी ना भाई आपका हायर परचेज अग्रीमेंट के हिसाब से. तो हायरर एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल पेमेंट आफ्टर गिविंग 14 डेज का नोटिस इन राइटिंग. इन राइटिंग है. अगेन आप 14 डेज मुंह जुबानी नहीं बोल सकते. मुझे टर्मिनेट करना है, नहीं चलेगा. राइटिंग में लिख के दो. राइटिंग में लिख के दो. हायर परचेज अग्रीमेंट है, कोई खिलौना नहीं है. राइटिंग में लिख के दो कि आपको टर्मिनेट करना है, वो भी 2 हफ्ते पहले नोटिस देना. और गुड्स कौन डिलीवर करेगा? गुड्स रीडिलीवर करो, मुझे टर्मिनेट करना है, 2 हफ्ते पहले का नोटिस दो. चिल्लाया उसने, ओनर ने हायरर को. फिर चांद बैठ गया, बोला ठीक है कर रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो. वेयर दी terminates the agreement where the hirer. अच्छा ये थोड़ा tricky. I literally have spent some time in this. I hope I would able to inculcate this point to you. Let's understand this. So where hirer जो है terminate करता है agreement and the agreement provide for the payment of sum named on account of such termination. मतलब जो hirer है वो terminate कर रहा है और agreement में expressly provided है that payment of sum named on account of such, कि terminate कर रहे हो तो कुछ payment करना पड़ेगा. The liability of hirer to pay the sum shall normally be made subject to the following condition namely. तो liability hirer की कब होगी payment करने की? अगर terminate करना है तो वो इस हिसाब से समझते हैं. Where immediately before the termination सम टोटल ऑफ अमाउंट पेड प्लस अमाउंट ड्यू. जो आपने अमाउंट पे कर दिया और जितना अमाउंट पे करना बाकी है
अगर वो एक्सीड कर रहा है 1/2 ऑफ द हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस जो हमने अग्रीमेंट में मेंशन किया है, अगर उसका 1/2 एक्सीड कर रहा है तो हायरर लाइबल नहीं है पे करने के लिए. अगर डज नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ द हायर परचेज प्राइस, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टोटल अमाउंट पेड, जितना अमाउंट आपने उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए पे कर दिया है और जितना अमाउंट बाकी है, ये हायर परचेज प्राइस और गुड्स का प्राइस डिफरेंट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो टोटल अमाउंट आपने जितना पे कर दिया और जितना ड्यू है उसको मिला लो, सम कर लो उसका. एक्सीड कर रहा है अगर वन हाफ ऑफ दी हाफ हायर परचेज प्राइस से, तो हायरर लाइबल नहीं है कोई भी टर्मिनेशन फीस देने के लिए. बट अगर नहीं एक्सीड कर रहा है ना, तो हायरर को डिफरेंस देना पड़ेगा किसका, तो टोटल सम ऑफ व्हाट, ये वाला टोटल सम ऑफ व्हाट, टोटल अमाउंट पेड प्लस अमाउंट ड्यू माइनस 1/2 और सम मेंशनड इन दी अग्रीमेंट. सम जितना बोला है कि 20,000 पे करना पड़ेगा टर्मिनेशन के लिए, 2,000 पे करना पड़ेगा, विच एवर इज लेस, तो वो ये है. Then it says obligation of hirer to give information as to whereabouts of the good. तो अगर ओनर का राइट है कि वो गुड्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, वो गुड्स का